तो हम सीधे लिए चलते हैं अपने मेहमानों के पास जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ AIMIM के प्रवक्ता शमीम अहमद साहब जुड़ेंगे अभी थोड़ी देर में। साथ ही आलोक वर्मा प्रवक्ता बीजेपी जुड़े हैं। आपका बहुत स्वागत है आलोक जी। हमारे साथ सतीश प्रकाश जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता के पास ही जाना चाहूँगा। वैसे ये सवाल मैं शमीम अहमद साहब से करता, उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, वो आने वाले हैं। पर आलोक वर्मा जी, हुंकार भरा जा रहा मिस्टर योगी मैं आ रहा हूँ, ये आपके लिए खुशखबरी है या चुनौती है? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ बोलिए बोलिए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। मैं शायद अनम्यूट हूँ और आपको आवाज हाँ हाँ आनी हाँ, चाहिए मुझे बोलिए मेरी। बोलिए प्लीज। अब आवाज आ रही है, जी। बोलिए। तो जी। मुझे 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 लगता है कि उनको आने दीजिए उत्तर प्रदेश की धरती पर। मैं पीसीआर से बोलता हूं, पीसीआर से बोलता हूं, आपकी आवाज को ठीक करें, फिर मैं आपके पास वापस लौट के आता हूं। आपकी आवाज आ नहीं पा रही है। मैं राजनीतिक विश्लेषक हैं सतीश प्रकाश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये सीधा सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी। इस चुनौती को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इनकी राजनीतिक हैसियत उत्तर प्रदेश में इस तरह की है क्या कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दें, या ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मिस्टर योगी जो उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है, अपने वोट को अपने पक्ष में पोलराइज करने का प्रयास कर रहे हैं? उनको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ पर सीधे हमले का मतलब है कि मुस्लिम वोटों की गोलबंदी वो हमारे पक्ष में होगा। कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी पंकज जी नमस्कार। देखिए पंकज जी, दो तीन चीजें हमने देखी हैं। दोनों दोनों वक्ताओं के आपने कहीं ना कहीं बयान सुनवाए, लेकिन दोनों में कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि नूरा कुश्ती है। दोनों के चेहरे खिले हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है चुनौती का निमंत्रण ज्यादा हो, क्योंकि योगी जी जिस तरह की बातें रही और आज उनका चेहरा मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है हम देखेंगे। देखिए एक बात में आपको मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार को लेकर के लोगों के मन में कुछ आशंकाएं पैदा हैं। रोज का रोज अलग अलग शहरों में अलग अलग घटनाएं हैं। जो एक सांप्रदायिक तनाव है वो भी चरम पे है। जातीय उन्माद भी लगभग लगभग चरम के ऊपर है। इतने सारे एनकाउंटर करने के बाद भी अगर सरकार की जो कानून व्यवस्था की स्थिति कोई बहुत बेहतर नहीं है। और एक सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश में जो मुद्दा है कि हर घर में एक बेरोजगार बैठा है। योगी जी की सरकार लोगों को रोजगार देने में बिल्कुल सरासर नाकाम है। तमाम विज्ञापन, तमाम परीक्षाओं को कराने में, अगर पहले तो विज्ञापन आएगा नहीं, अगर विज्ञापन आएगा तो उसकी परीक्षा होने में वो समय लगता है, अगर परीक्षा हो भी गई तो पेपर आउट हो जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग, हर घर के अंदर एक रोजगार व्यक्ति को ये लगता है कि योगी सरकार जो है कहीं ना कहीं धार्मिक मुद्दों को भड़का करके, और ये सच है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं जो है, अगर आपको जनमानस के मुद्दों से दिमाग भटकाना हो, मन भटकाना हो, तो आप धार्मिक मुद्दे को उठाना शुरू कर दो। और उत्तर प्रदेश की राजनीति को ये पोलराइजेशन करने का एक तरीका है। इसको पॉलिटिकल पोलराइजेशन बोलते हैं कि कहीं ना कहीं आप पूरे उत्तर प्रदेश को दो हिस्सों में बांटो। एक तरफ हिंदू रहेगा, एक तरफ मुस्लिम रहेगा। अब हिंदू मुस्लिम होते ही ना कोई बेरोजगार रहेगा, ना कोई कानून व्यवस्था की बात करेगा, सिर्फ वोट कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान बनके ही वोट डालते रहेंगे। ये उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा मानना यह है कि अब उत्तर प्रदेश की जनता, जो पिछली सरकारें रही है, जैसे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है 2007 से लेकर के 2012 के बीच में, लगभग 7.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। कानून व्यवस्था के मामले में मैं कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर के उत्तर प्रदेश का हर नागरिक ये जानता है कि बहन जी की सरकार में, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति था,
पूर्णतः अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था। आपको यमुना एक्सप्रेस वे भी दिया, गंगा एक्सप्रेस वे की बात की, लेकिन उस तरह का दुर्भाग्य नहीं, रहा ठीक कि है, एनजीटी ठीक है, तमाम पर संस्थानों ने वही वही गंगा वही एक्सप्रेस वे को वही बनाने की मैं परमिशन आ रहा हूं, दी। इन सब चीजों के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन मेरा पहला सवाल इसलिए ऐसा था क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी सीधा चुनौती पेश कर रहे हैं किसके सामने, तो वो पेश कर रहे हैं मिस्टर योगी को। मिस्टर योगी मैं आ रहा हूं, मतलब चुनौती सीधा योगी आदित्यनाथ को। और यही बात मैं प्रवक्ता AIMIM, जो कि उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, शमीम अहमद साहब से जानना चाहूंगा कि दरअसल ये चुनौती योगी आदित्यनाथ के लिए है या ये चुनौती उन तमाम लोगों के लिए है जो मुस्लिम वोट बैंक को अपना वोट समझते हैं। उनको लगता है कि ये हमारा वोट बैंक है, ये हमें ही वोट करेगा। आप दरअसल चुनौती किसको पेश कर रहे हैं? शमीम अहमद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, इन तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। यही सवाल सुनील शुक्ला जी आपसे। धन्यवाद पंकज जी। जी, ओवैसी साहब निश्चित रूप से योगी जी को कह रहे हैं कि मिस्टर योगी मैं आ रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो योगी इनके आने जाने का कोई असर पड़ता नहीं। वो जो ओवैसी का समर्थक जिसकी बात वो करते हैं, वो उस वर्ग की चिंता भारतीय जनता पार्टी आपको कभी करती हुई नहीं दिखाई पड़ी। वो आपने योगी जी का बयान सुनवा दिया। असम के मुख्यमंत्री लगातार जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं वो भी आप हमारे आपके सामने है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस वर्कआउट नहीं चाहिए। यह जरूर है कि ओवैसी साहब के आने से एक संदेश ये जा सकता है कि जो अल्पसंख्यक मतदाता मुसलमान मतदाता है उसमें बिखराव हो। लेकिन अभी तक पिछले 2 चुनाव का अगर आप ध्यान रखिए तो 1% वोट भी नहीं मिला, मतलब आधा % वोट भी नहीं मिला है AIMIM को उत्तर प्रदेश में। 24.24% मिला था 2017 में और लगभग 0.45% मिला है 2022 के चुनाव में। इस स्थिति में कभी नहीं भारतीय AIMIM रही कि उसको कम से कम 1% भी वोट मिल जाए। जबकि हाँ, ये जरूर पर है सुनील कि शुक्ला इनका जी, उत्साह बढ़ा है। सुनील शुक्ला जी, हाल के चुनाव के जो परिणाम हैं ये उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। बिहार का परिणाम देख लीजिए, महाराष्ट्र का देख लीजिए। जी, मैं वही आपसे कह रहा हूं कि इनका उत्साह बढ़ा है कि लगभग 19 पार्षद इनके जीत गए हैं विभिन्न नगर निगमों। कोई नगर निगम इनके पक्ष में नहीं गया है। कुल मिलाकर के 7 नगर निगमों में से 19 में इनके पार्षद जीत गए, 19 पार्षद जीत के आए हैं। उन पार्षदों की जीत मैं व्यक्तिगत तौर पर AIMIM की जीत नहीं मानता। मैं उस उम्मीदवारों की जीत मानता हूं जो जिन्होंने AIM से टिकट लेकर के चुनाव मैदान में उतरे, उनकी अपनी जीत है। उसमें कोई नेतृत्व की जीत हो या एक बड़ा बड़ा समूह, स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं। नहीं, पर मैं बिहार की बात बता सकता हूं कि 5 विधायक में से 4 RJD में चले गए, फिर अलग 5 उम्मीदवारों को उतारा गया और 5 के 5 जीत गए। पंकज जी, पिछले बिहार विधानसभा के चुनाव में यही 5 उम्मीदवार जीते थे। उसके बाद बंगाल का चुनाव हुआ, AIM की सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई। उसके बाद गुजरात का चुनाव हुआ, सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई। उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई। सवाल ये नहीं कि बिहार में क्या हुआ वही आप दोहराने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। यह ठीक है कि AIM को अभी जो नगर निगमों के चुनाव हुए हैं, नगर निकायों के चुनाव हुए हैं, उसमें आप कह सकते हैं कि 19 पार्षद इनके जीत के चले आए, लेकिन उसे भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती नहीं है। चलिए, ठीक है सुनील जी, मैं आ रहा हूं। अभी 2 प्रवक्ता भी इंतजार कर रहे हैं, एक बार जरा इनको तो सुन लें, क्योंकि अब उस तरीके से ये सिर्फ इमोशनल कार्ड ही खेलने को तैयार नहीं है। इन्होंने पंचायत स्तर पर भी चुनाव लड़ने का प्लान कर लिया है, और वो भी जबरदस्त तरीके से। ये 121 सदस्यीय कमेटी का जाल बिछा रहे हैं। विपक्षी खेमे में कहा जा रहा है हलचल है, कहा यह भी जा रहा है कि हर बूथ पर ये अपने आप को मजबूत करेंगे, और इसलिए जो इनके नेता हैं, स्थानीय नेता प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली इसमें लगे हुए भी हैं। और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से खास तौर पर मुस्लिम बाहुल्य जो इलाका है
वहां पर ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इसलिए अकबरुद्दीन ओवैसी का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और सीधे योगी आदित्यनाथ को चुनौती पेश कर रहे हैं। हमारे साथ फिर से जुड़े हैं शमीम साहब। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं, ये चुनौती योगी आदित्यनाथ जी के लिए है या समाजवादी पार्टी के लिए है, बहुजन समाज पार्टी के लिए है या फिर कांग्रेस के लिए, जो मुस्लिम वोटों का अपने आप को स्टेक होल्डर समझते हैं? जी भाई जी नमस्कार। जी नमस्कार। एक तो हमारे सुनील शुक्ला जी जो अभी बोल रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार जी, मैं जरा सा उसमें थोड़ा सा उस टॉपिक पर बोलना चाहूंगा कि आपने मात्र 19 पार्षद बताए हैं, जबकि 126 पार्षद महाराष्ट्र में हमारे जीत कर आए। जी हाँ, बोलिए बोलिए, बोलते जाइए, आपकी आवाज आ रही है। 126 पार्षद जीते हैं जनाब। भाईजान कह रहे हैं 19 जीते हैं। विभिन्न विभिन्न नगर निगम में हमारे 126 जीते हैं। मुंबई में ही हमारे 8 जीते हैं। सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल सुन रहे हैं, आप बोलते जाइए। सुनील शुक्ला जी भी सुन रहे हैं आपको। जी, एक तो पार्षद की संख्या बहुत कम कर दी। दूसरे ये आप जो बंगाल का इलेक्शन बता रहे हैं वो 5 साल पहली बात कर रहे हैं। रिसेंट बात करिए ना, बिहार में क्या हाल हुआ है। बिहार में हमारी एक सीट जो हमारी डिक्लेयर हो चुकी थी वो 381 के आसपास मतों से रिकाउंटिंग में हार गई। तो हमारी 6 सीटें 7 सीटें हमारी लगभग जीत गई थी। 2 सीटें हम अनफॉर्चुनेटली बाद में हार गए और 3-5 विधायक हमारे रिगेन कर गए वहां पर। और जो विधायक हमारी पार्टी छोड़कर गए थे उनकी जमानत नहीं बची है, एक की भी जमानत नहीं बची है। नहीं, पर शमीम साहब सवाल ये उठता है, मैं यही सवाल आपसे फिर से कर रहा हूं, ये चुनौती पेश आप योगी आदित्यनाथ जी के लिए कर रहे हैं या चुनौती पेश समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के लिए कर रहे हैं? आप चुनौती पेश दरअसल किसके लिए कर रहे हैं? क्योंकि आप पर एक ठप्पा बीजेपी की बी टीम का लगा है। आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी को जितवाते हैं, ऐसा कहा जाता है, इसीलिए तमाम सेकुलर पार्टियां आपसे गठबंधन नहीं करती है। जो सेकुलर पार्टी हैं, मैं उनको सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी कहूंगा, संज्ञा दूंगा। वो सेकुलर है ही नहीं। और जहां तक हम चुनौती देने का सवाल है, ना तो हम माननीय योगी जी को चुनौती दे रहे और ना माननीय अखिलेश यादव जी को। हम तो मजबूत दावेदार के तौर पे उभर रहे हैं और यूपी में बड़ी दावेदारी पेश करने जा रहे हैं आपकी मर्तबा। तो जाहिर है जब हम कुछ सीटें जीतेंगे और बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे तो नुकसान किसका होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। नहीं, पर ये बताइए, आपके नेता तो चुनौती दे रहे ना योगी जी को, और ऐसा क्या हो गया जो 0.49% से आप बड़ी ताकत बनने की बात कर रहे हैं? अहमद साहब, ऐसा तो उत्तर प्रदेश में आपने क्या किया है, या ऐसा आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ गया? उत्तर प्रदेश के अंदर मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी श्री शौकत अली साहब और उनकी टीम नगरी नगरी करिया यानी गांव गांव नगर नगर घूमकर लाखों किलोमीटर की यात्रा करके एक एक दरवाजे पर पहुंच चुके और जनता को AIM MIM द्वारा अपना संदेश दे दिया गया है। जनता जागरूक हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि हम मुसलमानों की बात करते हैं, हमारी पार्टी में तो हिंदू भाई बड़ी तेजी से जुड़ रहे हैं, दलित भाई जुड़ रहे हैं। नहीं, आप हिंदू भी बोल रहे हैं, दलित भी बोल रहे हैं, आप दलित को हिंदू नहीं मानते क्या? मैं कह रहा हूं, नहीं, कास्ट की बात कर रहा हूं। दलित भी हिंदू हैं कोई। ये तो देखिए, रिलीजन तो एक सम्मान की चीज है। वो किसी भी रिलीजन को कोई भी भारतीयवासी मान सकता है। मैं कह रहा हूं कास्ट की जहां तक बात है, हमारी उसमें सर्व वर्ग के लोग जुड़े हैं। ये बात अलग है कि मुसलमानों की संख्या अधिक है। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। अकबरुद्दीन ओवैसी की चुनौती को बीजेपी किस तरीके से देख रही है? आलोक वर्मा जी, कहा जा रहा बीजेपी तो खुश होगी, जितना ताकतवर होंगे ओवैसी बीजेपी के लिए उतनी खुशी की बात है। सुनील शुक्ला जी यही कह रहे थे अभी।
पंकज जी, जमहूरियत में सभी का स्वागत। भाईजान भी उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं, इससे पहले भी आ चुके हैं। उन्हें हकीकत पता चल गई है। उत्तर प्रदेश की धरती बहुत सख्त है, जल्दी से टूटने वाली नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को किसी की फिक्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो अभियान लेकर के आगे बढ़ी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबको आगे लेकर के जाना है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलना है, यहाँ के लोगों को आपस में जोड़ना है। तो मुझे लगता है कि उस अभियान में योगी जी की सरकार, मोदी जी की साथ सरकार लगातार लगी है। किस तरीके से उद्योग धंधे यहाँ बढ़े, लोगों को रोजगार मिले, सड़कों का जाल बेहतर हो, पहले से बेहतर कंडीशन में हम उत्तर प्रदेश को रख सके। तो मुझे लगता है कि हम उस अभियान में जुटे हुए हैं। संगठन अपने काम में जुटा हुआ है, योगी जी अपने काम में जुटे हुए हैं, मोदी जी अपने काम में जुटे हैं और संगठन अपने काम में जुटा हुआ है। मुझे लगता है कि आप इस बात पर भरोसा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन सबसे मजबूत है। हम वो तैयारी कर रहे होंगे जगह जगह जाने की। उनके उनके प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने अपना अभियान, अपनी व्यूह रचना बना रखी होगी, लेकिन हम हर दरवाजे पर हैं, हम हर घर पे हैं, हम हर बूथ पर हैं। और मुझे लगता है कि पहला एक संगठन ऐसा है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें सभी जातियों, सभी धर्मों के लोग हैं और बड़े विश्वास और बड़े करीने के साथ, बहुत पावर महसूस करते हुए संगठन में हैं। तो मुझे लगता है कि इस दल के साथ अगला चुनाव भी जब होने वाला है, तो उसमें कोई किसी भी तरीके का समीकरण लगा ले, कोई पीडीए की बात कर ले, कोई हिंदू मुसलमान की बात कर ले, कोई और किसी तरीके की किमियागिरी कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगला इलेक्शन एक बार फिर से जीतने जा रही है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। चाहे कोई भाईजान आ जाए, चाहे कोई पीडीए का समीकरण लगा ले, चाहे कोई और दूसरा कोई और समीकरण बनाना चाहे तो बना ले, लेकिन उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ा है, पर यही ओवैसी कहते हैं ना कि आप तय कर लीजिए कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। सीधा पीएम से उन्होंने सवाल पूछा था सदन में कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं या आप मेजॉरिटी के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ हिंदुओं का प्रधानमंत्री। और यही असुद्दीन ओवैसी हैं जिन्होंने संबल को लेकर के क्या बोला है, एक बड़ा मुद्दा बनाया महाराष्ट्र निकाय चुनाव में। यही असुद्दीन ओवैसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किस तरीके से बड़ा सवाल उठाया है। तो ये चुनौती को आप कैसे ले रहे हैं, यही तो मैं पूछ रहा हूं। आपका संगठन बड़ा है, मजबूत है, सारी बातें, पर ये जो चुनौती आपके सामने अकबरुद्दीन ओवैसी दे रहे हैं, उसको आप कैसे ले रहे हैं? ये आपके लिए चुनौती है या उन पार्टियों के लिए चुनौती है जो पार्टियां मुसलमान को अपना वोट बैंक समझती? आपको लेकर के तो सुनील शुक्ला जी ने कह दिया मुसलमान वोट से आपको मतलब ही नहीं। पंकज जी, साउथ की मिट्टी थोड़ी अलग है और यूपी की मिट्टी थोड़ी अलग है। उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक है। उसे मालूम है कि किसके साथ जाने से, किसके साथ आगे बढ़ने से प्रदेश का भला होगा और उसका अपना भला होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ बंटवारा करने की जो लोग साजिश रच रहे हैं वो कामयाब नहीं होंगे। बहुत सारे दलों ने किया है। समाजवादी पार्टी तो यही काम बहुत पहले से कर रही है। वो तो मुसलमानों के साथ एक खास जाति को जोड़ती है और भी कोशिश करती है कि वो सत्ता को हासिल कर ले। लेकिन हुआ क्या है, एक लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत रही है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, और चाहे कोई गंवई इलेक्शन हो, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है, उसके प्रत्याशी जीतते हैं। तो मुझे लगता है बंटवारे की कोशिश करके जो ओवैसी साहब आना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, हिंदू मुसलमान का बंटवारा करके जो वो अपना सपना देखना चाहते हैं, वो यहाँ पता नहीं। मुझे पिछले कुछ दिनों से ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि कई सारी राजनीतिक पार्टियों के टोन एंड टेनर बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सतीश प्रकाश जी अब समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों के पक्ष में बोल रही है, मॉडरेट हिंदुत्व शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के पक्ष में बोल रही है। दूसरी तरफ AIMIM के प्रवक्ता, जनरल सेक्रेटरी ये कह रहे हैं हम दलितों को भी साथ ले रहे हैं। तो आपको लगता है, अगर मैं आपसे सीधा सवाल करूं कि AIMIM की बात करें तो अब वो उत्तर प्रदेश में उतर कर सिर्फ मुस्लिम की ही राजनीति नहीं बल्कि दलित और मुस्लिम का गठजोड़ बनाने का प्रयास कर रही, ये इनका एजेंडा। आपको लगता है इसमें इन्हें सफलता मिलने जा रही है? क्योंकि बहन जी का भी वोट बैंक बड़ी तेजी से गिरा है। नहीं, देखिए पंकज जी, भारतीय लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि कोई भी व्यक्ति एक दल खड़ा कर सकता है और उस दल के बैनर तले भारत के किसी भी व्यक्ति से वोट मांग सकता है। इसमें चाहे ओबीसी जी हो या कोई भी व्यक्ति हो। देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा
कि जो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि आमतौर पर उत्तर प्रदेश के पिछले 2-3 महीने में जो हालात चेंज हुए हैं, आमतौर पर हम ये कहते थे कि ये डबल इंजन की सरकार है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो केंद्र सरकार की छवि को लेकर के लोगों के मन में एक सवाल पैदा हुआ है। ट्रंप की रोज रोज की धमकियां और अचानक आनन फानन में 18% का कहीं ना कहीं आपने ये जैसी कंडीशनों को मान लेना, रशिया से जो है आपने कहीं ना कहीं तेल बंद किया, और एक सबसे बड़ा चीज क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है। देखिए आप ध्यान रखिए, याद कीजिए 1857 मात्र आपको उसको सिर्फ दांत से निकालना था कारतूस को, आप समझ रहे ना, उसको कारतूस को चाटना नहीं था, निकालना था। लेकिन कहीं ना कहीं इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक क्रांति शुरू हुई। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर वो मिल्क प्रोडक्ट जब आएंगे, क्योंकि आमतौर पर अमेरिका के ऊपर ये आरोप लगता है कि वो पशुओं को जो है अलग अलग एनर्जी के रूप में उनको बहुत सारी चीजें ऐसी देते हैं जो भारत का कोई भी व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं कर सकता। तो कहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि लोगों के मन में, जैसे तमाम लोगों से बात करते हैं, लोगों के मन में एक आशंका है, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव किस रुख में जाएगा अभी हम कह नहीं सकते। एक बात मैं जरूर कहूंगा, चाहे कोई भी दल हो, हम बीजेपी को अगर चुनाव लड़ना है उत्तर प्रदेश में, तमाम दलों के लोगों को हिंदू मुस्लिम में नहीं भटकाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कुछ मुद्दे हैं, उन जनता के मुद्दे हैं, उन जनता के मुद्दों के ऊपर ही तमाम दलों को जाकर के वोट मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक वास्तव में ही बहुत बड़ा मुद्दा है। वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हर व्यक्ति को रोजगार चाहिए। जिस घर में रोज बेरोजगार लोग बैठे रहते हैं वहां वो रोज सवाल पूछते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं योगी जी के ऊपर नहीं, उत्तर ठीक है, प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा रहेगा। आप लेकिन कास्ट पॉलिटिक्स भी रियलिटीज है ना, धर्म की राजनीति भी सच्चाई है ना, वो ये इसी से तो एक सवाल उठ रहा है। और हम ये भी देखेंगे ना कि बहन जी की भी पकड़ चुनाव में किस तरीके से दलित वोट बैंक पे कमजोर पड़ा है। आप चुनाव दर चुनाव स्टैटिस्टिक्स देख लें तो उससे आपको यह बात समझ में आ जाएगी। किसने सोचा था कि इनकी संख्या नदारत हो जाएगी सदन में, किसने सोचा था? पर यह हमें दिखाई पड़ रहा है, जबकि 2007 से 12 में इनका गवर्नेंस देखा था लोगों ने, ये बड़ी ताकतवर नेता के तौर पर देखी जा रही थी। सुनील शुक्ला जी, बहरहाल जो भी है, ये AIMIM का जो पॉलिटिक्स है कि अब ये पंचायत चुनाव भी लड़ेंगे, 121 सदस्यीय कमेटी भी बनाएंगे, बूथ स्तर पर अपने आप को मजबूत करेंगे। पहले ये इमोशनल कार्ड खेलते थे, अब ये संगठन के तौर पर भी अपने को मजबूत करना चाह रहे हैं। और साथ साथ ये कहा जा रहा है कि जहां जहां मुस्लिम बाहुल इलाका है वहां पे ये अपने को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि समाजवादी पार्टी को अगर हम देखें तो उसके बारे में कहा जाता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ समाजवादी पार्टी बढ़ रही है। मुसलमान माफ करिएगा, ब्राह्मणों के कॉज की भी बड़ी बढ़ चढ़ करके बात कर रही है। UGC का जो ताजा प्रकरण है उसमें भी उसका बयान बड़ा संतुलित था, बैलेंस था। तो इसको लेकर के एक सवाल उठ रहा है कि अगर सपा सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है तो क्या AIMIM उसी खाली हो रही जगह को भरने की कोशिश कर रही है? कुछ वैसा आपको दिखाई पड़ रहा है क्या? क्योंकि मुसलमान समाजवादी पार्टी का बड़ा वोट बैंक माना जाता है, तो AIMIM को लग रहा है कि अब एक बड़ा स्पेस तैयार हो गया है, हमें उत्तर प्रदेश में जम करके कूदना चाहिए और इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। नहीं, MIM ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव पहली बार लड़ने जा रही है। नगर निकायों के चुनाव लड़ चुकी है, और नगर निकायों के चुनाव में समीम अहमद साहब ने कहा कि मैं इनको नगर निगमों की बात कर रहा था। निश्चित रूप से नगर पालिका परिषदों में इनकी पार्टी जीती है, इनके चेयरमैन भी जीते हैं। मेरठ नगर निगम में मेयर पद के उम्मीदवार में नियरेस्ट राइवल थी MIM। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो ये स्थानीय चुनाव है, ये स्थानीय चुनाव विधानसभा चुनाव को कितना प्रभावित करेंगे। बिहार के चुनाव में इस बार भी सफलता मिली MIM को, पिछली बार भी मिली थी, सबने इसको स्वीकार किया। लेकिन उस चुनाव के बाद जितने राज्यों में चुनाव हुए उनमें MIM कहां थी? कहां? पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की संख्या कम है क्या? आधा दर्जन से अधिक जिले ऐसे हैं जहां 50% से अधिक मुसलमान है। MIM की क्या हसर हुआ वहां भी तो गई थी लड़ने के लिए। दरअसल देखिए, विधानसभा का जो चुनाव है, विधानसभा के चुनाव में मुसलमान वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग के सामने सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी है। उनको यह देखना है कि बीजेपी को हरा कौन सकता है और वैकल्पिक सरकार कौन बना सकता है, वो किसके साथ जाएंगे।
उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को क्यों छोड़ा? कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई पड़ी, वह बीजेपी से लड़ती हुई नहीं दिखी। बीजेपी के खिलाफ उसने कोई आंदोलन नहीं खड़ा किया, लोग उसका साथ छोड़ते चले गए। मायावती जी किसी भी नेता की तुलना में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की पहली पसंद रही, उनके ऊपर लोगों ने विश्वास किया था, बावजूद इसके कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना चुकी थी। लेकिन उनका मानना यह था कि वो उनके हक हकूक के लिए लड़ती हुई रहेंगी और दिखाई पड़ेंगी, हिंदुत्व के एजेंडे पे नहीं जाएंगी। लेकिन जब बीजेपी का ये सत्ता में आने के बाद एक आक्रामक हिंदुत्व का की तस्वीर चेहरा उभर करके आया, तो ये मुसलमानों की उम्मीद थी कि कोई ऐसा नेता हो जो इनके खिलाफ लड़ता हुआ दिखाई पड़े। आज की स्थिति ये हुई कि बहुजन समाज पार्टी से मुसलमान खिसक गया, क्योंकि उसके सामने विकल्प यह है कि वह किसी व्यक्ति को राजनीतिक ताकत नहीं देना चाहता। आज स्थिति है कि वह बीजेपी को हराना चाहता है, बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहता है, और वह इसलिए चाहता है कि बीजेपी का जो रवैया है, जो योगी जी का बयान आप सुन लीजिए, जो हेमंत बिश्व शर्मा का बयान सुन लीजिए, जो पार्टी के अन्य नेताओं का बयान मुसलमानों के बारे में वो सुन लीजिए, तो उनको लगता है कि इनके रहते जो घटनाएं हुई, जिस संभल की घटना हुई, उसमें जिस तरह का उत्पीड़न का सामना करना उनको करना पड़ा, आज भी उनके सामने तरह तरह की समस्याएं आती हैं। तो उनका लक्ष्य यह है कि वह बीजेपी को सत्ता से बाहर करे। सत्ता से बाहर करने की स्थिति क्या मतलब? कि वह ताकत, वह पार्टी या वह गठबंधन जो बीजेपी से मजबूती से लड़ सकती है, उसके साथ तो खड़े होंगे। एमआईएम इस स्थिति में तो कतई नहीं है ना, एक तो इंडिया गठबंधन का सदस्य भी नहीं है, इंडिया गठबंधन के लोग उसको अपने साथ शामिल भी करने के लिए तैयार नहीं है। और इंडिया गठबंधन इस समय निश्चित रूप से अगर उत्तर प्रदेश से बिखराव हो जाए मुसलमानों का, अरे इंडिया गठबंधन का, मेरा अपना मानना है कि मुसलमान कांग्रेस के साथ चला जाएगा। आज जो समाजवादी पार्टी या इंडिया दल समूह के साथ है, इसलिए कि वो एक मिलीजुली ताकत इनके पास है, और वह जो बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में दिखाई पड़ा। क्या लोकसभा के चुनाव में जो 2024 का चुनाव हुआ, उस चुनाव में भी आपने देखा कि मुसलमानों ने इंडिया दल समूह को एकदम एक थोक के भाव वोट दिया, और स्थिति हो गई बीजेपी दूसरे नंबर पर चली गई, उसको बुरी तरह से उसका नहीं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एआईएमआईएम जो है वो इंडिया गठबंधन को हराने उतर रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? अगर उत्पीड़न की बात, उत्पीड़न का इतिहास तो बहुत पुराना है सुनील शुक्ला जी, लेकिन उस पे हम बाद में जाएंगे। पर वही तो बात है ना, उत्पीड़न के दरमियान बहुत कुछ दिखा भी तो वहां पर। उत्पीड़न किसका कब हुआ, कैसे हुआ, यही बात तो समझना है सबको कि किसका उत्पीड़न कब हुआ। पर सवाल यह है, और यही मैं शमीम अहमद साहब से भी पूछूंगा, सवाल ये सबसे बड़ा है कि जो संभल का मुद्दा एआईएमआईएम महाराष्ट्र के चुनाव में उठाती है, बाबरी मस्जिद में बहुत सारे मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जस्टिफाइड माना और समर्थन किया कि चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ओवैसी साहब हमेशा बोलते रहे। तो क्या अभी जो योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया, क्या आपको यह लग रहा है कि 2027 में बाबरी का मुद्दा एक बार फिर से हथियार बनेगा, संभल का मुद्दा एक बार फिर से हथियार बनेगा? ये एक सवाल है ना शमीम अहमद साहब, कि आप महाराष्ट्र में उठा रहे थे तो उत्तर प्रदेश में भी तो आप उठाएंगे? नहीं, मुद्दा जो मुद्दे हैं वो अपनी जगह हैं। अब इलेक्शन में नए मुद्दे कौन से इसमें शामिल होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा जनाब। लेकिन ये तय है कि हमने इस मर्तबा, जो शुक्ला जी कह रहे थे उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ, 5 साल में हमने अपने बूथ स्तर तक कमेटी संगठनात्मक ढांचा को बहुत मजबूत किया है यूपी में। और पिछली मर्तबा जो बिहार में इलेक्शन हुआ तो हमें 4 लाख वोट मिला था, अब की मर्तबा हम 9 लाख वोट को क्रॉस कर गए वहां पर विधानसभा में रिसेंट। और पिछले 3 माह में मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में 27 लाख लोगों ने हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता ग्रहण की है। नई सर्व समाज के लोग हैं वो, नॉट फॉर मुस्लिम बट ऑन सारे ऑल रिलीजन्स के लोग हैं। 27 लाख लोगों ने अभी विगत 3 माह में, आप आंकड़े उठा के देखें तो हमारा ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर बढ़ेगा। और आने वाले 2027 के जो रिजल्ट आएगा तो उसके वो रिजल्ट चौंकाने वाला होगा, ऐसा मुझे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए, आप उम्मीद करते, लेकिन ये हैरान नहीं करता आलोक वर्मा जी, महाराष्ट्र में ये संभल का मुद्दा उठाते हैं, राम मंदिर के विरोध में बोलते हैं, निर्माण के विरोध में बोलते हैं, कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हैं, सरकार को सीधा एक ग्रुप का सरकार कहते हैं,
ऐसे में क्या आने वाले चुनाव में आपको नहीं लगता कि बाबरी का मुद्दा होगा, संबल का मुद्दा होगा, एआईएमआईएम तो यही राजनीति करेगी? आपको नहीं लगता ऐसा? नहीं पंकज जी, और बहुत सारे इसीलिए सियासी आपके दल हैं नेता जो को अपने-अपने ये तरीके से अपने- नेता को सीधे चुनौती पेश कर रहे हैं कि मैं आ रहा हूं। पंकज जी, मुझे लगता है कि बहुत सारे सियासी दल हैं जो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी सियासत करते हैं। कोई धर्म को अपना आधार बनाता है, कोई जाति के हिसाब से आगे बढ़ता है, और मैं नाम नहीं गिनाना चाहता, बहुत सारे दल हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, बाहर के भी दल हैं। उनकी धर्म की सियासत है, वो चाहते वो इस तरीके से सीधे योगी पे हमला करेंगे, तो उनको लगता है कि शायद मुसलमान उनके साथ आ जाएंगे। लेकिन हमारे लिए सवाल दूसरा है। हमारे लिए सवाल ये है कि जिस बिना पर उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी है, क्या हम इन लंबे अरसे में कुछ काम हम कर सके कि नहीं कर सके? योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार क्या उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव ला सकी कि नहीं ला सकी? 2017 के पहले जो उत्तर प्रदेश के हालात थे और 2017 के बाद जो उत्तर प्रदेश था, उसे हमने बदला कि नहीं बदला, ये हमारे लिए अहम प्रश्न है, और ये सवाल पूरे उत्तर प्रदेश से हमेशा हम पूछते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, तो इसका मतलब ये भी है, अगर वो हमको वोट देते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि हमने सड़क, पानी, बिजली के की जो प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश में थी, उसको टैकल किया है, उसको एड्रेस किया है। हमने कानून व्यवस्था पर यहां पर काम किया है, हमने हेल्थ सिस्टम को सुधारा है। हम जो 5 लाख रुपए हम किसी मरीज को देते हैं, उनके पास जाता है, गरीब मरीज के पास, दूसरे मरीजों के पास, तो वो केवल हिंदू के पास नहीं जाता, वो मुसलमानों के पास भी जाता है। हमने जो गांव में और शहरों में जो घर दिया है, उसमें केवल हिंदू नहीं चलता, उसमें मुसलमान चलता है। तो मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी के लिए अहम होता है जो सत्ता में होता है, वो सबको एक आंखों से देखे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे पर आप आरोप लगाते रहिए, लेकिन जमीन पर जो हमने काम किया है वो सबको अपने साथ मान करके हमने काम किया है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो। तो मुझे लगता है कि उसका फर्क भी दिखाई पड़ा है। उत्तर प्रदेश में जब हम इलेक्शन में उतरते हैं तो किसी भी तरीके का समीकरण लोगों ने बनाया हो, साथ जुड़ गए हों, धर्म के हिसाब से बांटने की कोशिश की हो, किसी ने पीडीए बनाया हो, तो कभी इक्का दुक्का इलेक्शन में हो सकता है हम गफलत हमने खाया हो। लेकिन आमतौर पे एक लंबे अरसे से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी हावी रही है। तो मुझे लगता है कि अगले इलेक्शन में इस तरीके के बहुत सारे समीकरण बनेंगे, कई लोग अलग अलग गठबंधन बनाएंगे। हमारी भी तैयारी पूरी है, हमारा जो संगठन है वो पूरी तरीके से चुनावी मोड में भी है, और सत्ता में योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी सियासी दल किसी भी तरीके का समीकरण बनाए, भारतीय जनता पार्टी फिर से शानदार तरीके से आप ये बात कह रहे, लेकिन सतीश प्रकाश जी और सुनील शुक्ला जी दोनों से ये सवाल करूंगा, फिर शमीम अहमद साहब के पास भी आऊंगा। ये महज कोइंसिडेंस है क्या? मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, ये वाला बयान, और फिर योगी जी कहते हैं कि कयामत तक बाबरी नहीं बनेगा, उसका ढांचा नहीं तैयार होगा। सवाल ये, और इस बात का जबरदस्त विरोध, खुलकर विरोध तो एआईएमआईएम करती रही है, सरकार से सवाल करती रही है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। तो आपको नहीं दिख रहा कि एक तरफ ओवैसी ध्रुवीकरण का प्रयास करते दिख रहे हैं और प्रदेश के मुखिया अपने अंदाज में जवाब दे रहे हैं कि, और ये ध्रुवीकरण की राजनीति की शुरुआत दिखाई नहीं पड़ रही आपको? यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। ये सवाल सतीश प्रकाश जी। नहीं, देखिए पंकज जी, बिल्कुल 100%। मैंने जब ये डिबेट शुरू हुई, वहीं पे आदरणीय योगी जी इसके ऊपर जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनके चेहरे पे खुशी है और वो अपने पुराने रंग में। देखिए, 2 चुनाव योगी जी के नेतृत्व में लड़े गए, दोनों चुनाव पूरे 5 साल तक आप विकास की बात करते हैं, है ना, समानता की बात करते हैं, शुद्धि की बात करते हैं, लेकिन अंत में कहीं ना कहीं बीजेपी उन्हीं धार्मिक मुद्दों के ऊपर जाकर के चुनाव लड़ती है। एक छोटी सी बात मैं आलोक जी से पूछूंगा कि आलोक जी, आपने कहा कि सब वर्गों के लिए कहीं ना कहीं आपने आयुष्मान भारत के तहत 5-5 लाख रुपए दिए। एक खामियां है उसमें। एक तरफ आप कहते हैं कि जनसंख्या कम करेंगे, उसी आयुष्मान कार्ड में अगर किसी परिवार के अंदर 6 लोग से कम है, उसको आयुष्मान का फायदा नहीं मिल सकता। आयुष्मान का फायदा लेने के लिए आपके परिवार में 6 से ज्यादा लोगों को होना चाहिए। तो ये तो आप सोचिए कि आप जनसंख्या कम कर रहे हैं या लाभ किसके लिए योजनाएं चला रहे हैं। रही बात, देखो एक बात इसमें कहीं कोई दो राय नहीं,
कि उत्तर प्रदेश में जातीय उन्माद चरम के ऊपर है। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक साधु संतों को लेकर के सरकार, एक वो सरकार जो धार्मिक सरकार कहती है, हिंदुओं की सरकार कहती है, धार्मिक संतों का सम्मान की बात करती है, लेकिन वही सरकार के लोग बाकायदा साधु संतों के बाल खींचे गए, उनके कपड़ों को खींचा गया, उनको नीचे गिरा करके जिस तरीके से रोका गया, तो ये सरकार का एक अलग चेहरा है। तमाम ब्राह्मण समाज के जो अभी उन्होंने इस्तीफा दिया है, बहुत सारे लोग हैं जो सवाल पूछ रहे, ये ब्राह्मण समाज के भी बहुत सारे सवाल है। शुक्ला जी इस बात का जवाब देंगे कि काफी लोगों के बीच में एक संशय है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति दो ध्रुवों में बंटी है। योगी जी के सजातीय लोग किसी भी अधिकारी, चाहे वो किसी भी वर्ग का, उसकी बात नहीं सुनते हैं। तमाम वीडियो वायरल होते हैं। अभी आपने कानपुर में देखा कि एक तिवारी बेटी है और एक जो है कहीं ना कहीं राजपूत समाज की बेटी, उनकी लैंग्वेज देखिए आप। वो एक कैसा वो लड़की जो है वो अपनी जाति को लेकर के, योगी जी की जाति को लेकर के दूसरे लोगों के ऊपर हावी हो रही है। तो ये एक तरह की घटना नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह की बातें हो रही है तो ये सरकार की नाकामियों का ही एक परिणाम है। जी चलिए, आप ये बात कह रहे हैं, सुनील शुक्ला जी आ रहा हूं। ये सवाल मेरे मन में मैं आप सबसे पूछूंगा। आप बताइए, आप मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं, आप दलित पॉलिटिक्स की बात भी आप कर रहे थे शमीम अहमद साहब। मुस्लिम पॉलिटिक्स के नाम पर दो और पार्टियां हैं, एक पीस पार्टी है और दूसरा राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल है। क्या इनके साथ आपका अलायंस होगा क्या? पहले पीछे के खबरों को अगर हम देखें तो उसमें आप बार बार इनकार कर जाते हैं। इनफैक्ट आप इन दोनों पार्टी को कहते हैं कि AIMIM में विलय कर लो, और उन पार्टियों के नेता कहते हैं कि आपकी भी मंशा उसी तरह की है कि आप किसी दूसरे मुस्लिम लीडरशिप को पनपने देना नहीं चाहते। वो सीधा ओवैसी साहब पर आरोप लगाते हैं। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपने कहा आप दलितों की भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो वंचित है, शोषित है, उसकी आवाज बनने का प्रयास आप कर रहे हैं। तो क्या यह संभावना है कि आप बहन मायावती मतलब बहुजन समाज पार्टी के साथ अलायंस कर लें? इसकी संभावना है क्या? AIMIM इस तरफ देख रही है क्या? क्योंकि उनकी तरफ से तो अभी तक क्लियर है कि बहुजन समाज पार्टी किसी के साथ अलायंस करने नहीं जा रही। शमीम अहमद साहब ये मुझसे सवाल है। जी आपसे। गठबंधन के लिए मेरे कायद ने बहुत पहले बोल दिया कि हम भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर बाकी तमाम सियासी पार्टी से अलायंस करने को तैयार है। दो पार्टी हमारे लिए ममनू है, शजरे ममनुआ है। हम वहां नहीं जा सकते गठबंधन के तौर पर। बाकी कोई पार्टी हमसे गठबंधन करेगी तो हम मुद्दों पर आधारित उनसे अलायंस करने को तैयार हैं। ये मेरे लीडर बोल चुके, राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो अब रह जाता बाकी सब पार्टी का, तो ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। ये हमारे लेवल के पता नहीं है कि कौन सा गठबंधन बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। फिलहाल तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं यूपी में। नहीं, पर पीस पार्टी, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल, ये भी तो मुस्लिम परस्त पार्टियां हैं। हाँ, उनके साथ क्यों नहीं अलायंस करते आप? वो लोग आपके साथ करना चाहते हैं। देखिए, वो पार्टियां खत्म हो चुकी हैं। उनका कोई संगठन यूपी में नहीं बचा है। मैं दावे के साथ कि पीस पार्टी के मेरे ख्याल से 25-30 जिलों में भी जिलाध्यक्ष अभी नहीं काम कर रहे हैं। वो पार्टियों के सारे लोग टूट के हमारी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। वो पार्टियां अपना अस्तित्व समाप्त करने की तरफ बढ़ रही हैं, अग्रसर है। तो उनका क्या बचा है? उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। हमारी पार्टी में आइए और सदस्यता लीजिए। चलिए, विलय कर लीजिए, सदस्यता ले लीजिए। हाँ, ये बात तो आप बार बार कहते हैं। सुनील शुक्ला जी, आपको लगता है अभी भी AIMIM उत्तर प्रदेश की राजनीति में अनटचेबल है? कोई पार्टी उसके साथ गठबंधन नहीं करेगी? जैसा बिहार में हमने देखा, बंगाल में देखा, कोई पार्टी गठबंधन करने को तैयार नहीं हुई, या बसपा कर सकती है? जो गैर भाजपा राजनीतिक दल हैं उनको गैर भाजपा मतदाताओं का समर्थन चाहिए। AIMIM भारतीय जनता पार्टी को मदद करती हुई नजर आती है। लोगों के बीच में आम धारणा है। तो कोई भी वो राजनीतिक दल जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता है वो AIMIM के साथ हो जाएगा। राजनीतिक दल हैं। भारत निर्वाचन आयोग से हमारी पार्टी, मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा सुनील साहब, आप राजनीतिक दल हैं। लेकिन आपने कहा कि पीस पार्टी खत्म हो गई, तो क्यों खत्म हो गई? पीस पार्टी ने तो सब यहाँ अपना प्रतिनिधित्व विधानसभा पहुंचाया था।
दरअसल एक जनता एक हमें लाइक समुदाय कर रही की, है, एक उनको कौम उनको की छोड़ नेतागिरी दी जा रही करके है। आप अरे मैं समीर साहब, मैं बोल रहा अपनी बात। एक कौम जी की जी राजनीति करके आप चुनावी जीत नहीं हासिल कर सकते। पीस पार्टी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश का, पीस पार्टी विधानसभा में पहुंच चुकी, पीस पार्टी के साथ गठबंधन, पीस पार्टी ने गठबंधन भी किया विभिन्न राजनीतिक दलों से। आज शमीम अहमद साहब कह रहे हैं कि वो राजनीतिक दल खत्म हो गया। तो क्यों खत्म हो गया? एक कौम की बदौलत आप राजनीति नहीं कर सकते। आज जिसे उत्तर प्रदेश की स्थिति है कि आज उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों के सामने जो चुनौती है वह है कि भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ करना सत्ता से, और उस अपदस्थ करने की राजनीति में वो राजनीतिक दल, जब जब लोगों ने बहुजन समाज पार्टी का साथ नहीं दिया, मतदाताओं ने क्या बहुजन समाज पार्टी ने कोई कांग्रेस बीजेपी के साथ समझौता किया है? एक आम धारणा बन गई कि वो बीजेपी की मदद करती हुई नजर आ रही है। वही धारणा बनी हुई है AIMIM की। अन्यथा अगर आप अल्पसंख्यकों की राजनीति करते हैं और अल्पसंख्यकों के मुद्दों के साथ सभी गैर भाजपा राजनीतिक दल खड़े हैं, तो उनको अपने साथ लेने में क्या दिक्कत थी? दिक्कत केवल है कि आपके बारे में एक आम धारणा है कि आप वही राजनीति कर रहे हैं या आपके राजनीतिक मूव से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचता है। तो जो गैर भाजपा राजनीतिक दल हैं, चूंकि उनको भाजपा से जो नाराज मतदाता है उनका समर्थन चाहिए, तो वह ऐसे किसी राजनीतिक दल को अपने साथ क्यों ले जाए? चलिए, शमीम अहमद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, आप बोलिए, जवाब दीजिए। ये अब जो शुक्ला जी फरमा रहे हैं कि धारणा जनता की नहीं है, ये कुछ पार्टीज का, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज का प्रोपेगेंडा है मजलिस के खिलाफ। ऐसा नहीं है। सवाल इस बात का है मेरी पार्टी में, जैसा पंकज मैंने जी, पहले आपको बताया कि मेरी पार्टी में सर्व समाज के लोग जुड़े हैं, पदाधिकारी हैं। मेरी पार्टी में यूपी के अंदर बड़े बड़े की पोस्ट पर बैठे हुए अन्य धर्म के मानने वाले पदाधिकारी हैं मेरी पार्टी में। मैं नाम बता सकता हूँ, पूछेंगे तो। मेरी पार्टी में सर्व समाज के लोग जुड़ रहे हैं। अब लोगों में और दलित भाइयों में तो इस तरह का एक सोच डेवलप हो रही है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो सपने अधूरे रह गए वो ओवैसी साहब पूरे करने जा रहे हैं। बाबा तेरा सपना अधूरा, असद ओवैसी करेंगे पूरा, ये नारा लग रहा है वहां। बाबा साहब अंबेडकर ने कभी नहीं कहा था कि बुर्के वाली लड़की कभी प्रधानमंत्री बन जाएगी या मुख्यमंत्री बन जाएगी। आप इस भाषा को बोल बुर्के वाली पे साथ नहीं ला सकते जनाब। कॉन्स्टिट्यूशन कोई बैंड है क्या? कोई भी भारतवासी अपने हिसाब से वस्त्र धारण कर सकता है, अपने हिसाब से। वो बिल्कुल आजादी है। तो जब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अपने हिसाब से वस्त्र धारण करने की, लिबास पहनने की इजाजत दी है। कोई पर्दे में, पर्दा तो हिंदू धर्म में पर्दा नहीं है क्या? महिलाएं नकाब नहीं ओढ़ती क्या? शत्रु के सामने, बड़ों के सामने पर्दा करती हैं। अब उनका भी पर्दा है। कहाँ इनकार कर रहा हूँ, बिल्कुल आजादी है। सवाल इस बात का केवल है कि राजनीति की भाषा अलग होती है। जो योगी जी बोल रहे हैं कि बाबरी मस्जिद नहीं बनी है, इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। मैं वही कर रहा हूँ, जिनको परेशानी हो रही है। कहा कि बाबरी मस्जिद दोबारा नहीं बनेगी। साहब और उनके भाई के आने से यूपी में जिन दलों को परेशानी है, कुछ दलों को ये डर है कि उनकी बगिया के अमरूद तोड़ के ले जाएंगे मजलिस वाले, जिन्होंने बीजेपी पर तो कोई नुकसान नहीं आता। एक वर्ग पर दिखाकर। बीजेपी के ऊपर तो कोई नुकसान नहीं है। यूपी आपके आने से बीजेपी के ऊपर कोई चुनौती नहीं है। भारतवर्ष का मुसलमान, बल्कि और बिलखुसूस खास तौर से यूपी का मुसलमान, अनाथालय से उठाया हुआ वो बच्चा है। जब चुनाव की घोषणा होती है तो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी उसे अनाथालय से एडॉप्ट कर लेते हैं और इलेक्शन के बाद वापस अनाथालय में फेंक आते हैं। उनके लिए कौन सा प्रोग्राम है? किसी मॉब लिंचिंग पे कोई लीडर बोला सेकुलर? सपा वाले हैं, बसपा वाले हैं, अन्य दलों के लोग हैं, कोई बोला? कांग्रेस वाले हैं, रोज मॉब लिंचिंग बोलता है। समीप साहब, मॉब लिंचिंग के लिए जो हुकूमत जिम्मेदार है, नहीं, मॉब लिंचिंग के लिए जो हुकूमत जिम्मेदार है, उसको रोकने के लिए जो इंतजामिया कुछ नहीं कर रही है, उसको कमजोर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? वक्त की तो जिम्मेदारी है, उनको तो हम पहले कह रहे हैं। आप उसको कमजोर करने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। ऑर्डर मेंटेन करना उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी में शामिल है। बिल्कुल सही है। तो जो अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं कर रहा है, उसको कमजोर करने के लिए क्या कर रहे हैं? सुनील शुक्ला जी, मैं आ रहा हूँ। सतीश जी आ रहा हूँ, मैं सतीश जी आ रहा हूँ। यही सवाल तो है। अगर कोई नहीं बोल रहा है
और आप इनको बीजेपी की बी टीम मानते हैं, ये मैं बिहार में भी लोगों से पूछता था। या तो बाकी जिनको ये कहते हैं सो कॉल्ड सेकुलर, या बीजेपी कहती रही है स्यूडो सेकुलर, पर मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। पर एक सवाल है ना कि आपके साथ मिलकर के बीजेपी के खिलाफ ये लड़ना चाहते हैं, तो आप इनको स्पेस क्यों नहीं देना चाहते? ये भी एक जेन्युइन सवाल है। क्या आपके भीतर वो डर है कि मुसलमानों के वोट को ये ले उड़ेंगे, अगर इनको प्लेटफॉर्म दिया गया तो हमारे वोटों में सेंधमारी कर लेंगे? क्या ये वजह है? क्योंकि बिहार में भी ये आरजेडी के पास गए थे, कांग्रेस के पास गए थे, किसी ने पॉलिटिकल स्पेस नहीं दिया। सुनील शुक्ला जी, यही मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये सारी पार्टियां पुख्ता तौर पर ये मानती है कि ये बीजेपी को इनडायरेक्टली मदद करते हैं, दिखते कुछ और हैं पर मदद बीजेपी की करते हैं। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। सवाल यह है पंकज जी कि मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठाया है शमीम साहब ने। जो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, जो पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है, जो इंतजामिया इसके लिए जिम्मेदार है, उसको कमजोर करने के लिए क्या कर रहे हैं? कौन सी राजनीति कर रहे हैं? और आप इनकी राजनीति को अगर आप देखें, यह जो धारणा क्यों बनती है, हमारे आपके कहने से कोई धारणा नहीं बनती, किसी राजनीतिक दल के कहने से कोई धारणा नहीं बनती। आपकी जो मायावती जी को लेकर के किसी ने कोई बयान दिया है क्या? नहीं, कमजोर करने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। किसमें? AIMIM सवाल कहां पे नहीं उतारा? उत्तर प्रदेश में उतारा था क्या? अरे नहीं पंकज जी, जो पार्टी तेलंगाना की मुख्य पार्टी है वह अपने राज्य में सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ती। वो जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने चली जाती है, वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने चली जाती है। तेलंगाना के सभी सीटों पर क्या लड़ी है क्या AIMIM? नहीं लड़ी है। सवाल इस बात का है कि आपके जो राजनीतिक गतिविधियां होती हैं वो आपके बारे में धारणा बनाती है। सवाल प्रश्न इस बात का है कि आखिर AIMIM जो है वह यह अपने राजनीतिक अभियान में यह कब दिखाई पड़ी? अगर आज ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही है, बीजेपी कर रही है कि हम बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। अरे बाबरी मस्जिद सरकार थोड़े बनाएगी, बाबरी मस्जिद बनेगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनेगी, सरकार को तो बनाना नहीं है। सतीश प्रकाश जी कुछ कह रहे हैं। सतीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, देखिए, राजनीति में भाषा की शुचिता, आप शब्दों का चयन क्या कर रहे हैं। मैं शुक्ला जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, योगी की पॉलिटिकल भाषा, मस्जिद बनाने का काम सरकार तय नहीं करेगी, मस्जिद तो वो लोग बनाएंगे ना, जमीन बकायदा अलॉटेड है, और जब मस्जिद बननी शुरू हो जाएगी तो योगी भी कैसे रोक लेंगे? योगी भी कभी रोक ही नहीं सकते। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को क्या रोक सकते? लेकिन वो चूंकि ये पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाह रहे हैं। दूसरी बात, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि भारत में प्रधानमंत्री के पद को छोड़ करके तमाम पदों के ऊपर मुस्लिम समाज के लोग रह चुके। आसाम में एक मुख्यमंत्री भी रह चुकी, जम्मू कश्मीर में भी एक महिला मुख्यमंत्री रह चुकी, फातिमा शेख क्या रही? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति रह सकी, लोकसभा की अध्यक्ष रह चुकी, लोकसभा की उपाध्यक्ष नजमा हेपतुल्ला रह चुकी। तो अभी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को छोड़ करके बाकी सब पदों के ऊपर भारतीय ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की ये खूबसूरती है, वो सबको मौका देती है। तो मेरा मानना यह है कि जिस तरह की बयानबाजी वो हुई, बुरका वो ठीक है, वो कस्टम्स हो सकते हैं, लेकिन उनको पॉलिटिसाइजेशन नहीं करना चाहिए। अगर ये भाषा AIM के लोग यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी मुद्दों से भटकाएगी, बीजेपी उसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेगी। बीजेपी धार्मिक राजनीति की एक्सपर्ट है, बीजेपी चूंकि धार्मिक राजनीति करने की एक्सपर्ट है, इसलिए उसका बेनिफिट उसी को होगा। तो मेरा मानना यह है कि तमाम दलों के लोगों को, प्रवक्ताओं को अपनी भाषा का ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, पर एक सवाल हमेशा बना रहता है कि भाई असुद्दीन ओवैसी जहां पहुंचेंगे उनके पहुंचने से किसको नफा और किसको नुकसान होगा, इसलिए वो जहां भी पहुंचते हैं, भले ही सुनील शुक्ला जी कहें तेलंगाना में वो कुछ सीटों पर लड़ती है, पूरे सीटों पे नहीं लड़ती, पर जब बंगाल भी ये पहुंचे थे तो मीडिया कवरेज इनको बहुत मिला था, बिहार में भी ये लगातार मीडिया में बने रहे। तो सवाल फिर वही उठ रहा है कि किसको नफा किसको नुकसान। उत्तर प्रदेश की सियासत में ओवैसी क्या बिहार की तरह ही धमक दिखा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आप तमाम मेहमानों का अब उत्तर चाहिए में शामिल हुए आलोक वर्मा जी, एडवोकेट शमीम अहमद साहब, सतीश प्रकाश जी, सुनील शुक्ला जी, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो अब उत्तर चाहिए में इतना ही।
ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद, नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला। आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरप्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरप्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।